वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें हमें आपके सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, देन वी हैव टू स्टडी द वेरियस एलिमेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट, एंड देन डिस्पोजिशन ऑफ द वेरिएंसेस। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? क्या कोई बता सकता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट? किसी को पता है? किसी को पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहता है? सर, एस्टिमेट लगाना। ठीक है, थोड़ा और एस्टिमेट मतलब स्टैंडर्ड की जगह मैं लिखूं एस्टिमेटेड कॉस्ट। किसी चीज को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा उसको बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसको बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं? अगर हम बोले किसी भी आइटम की स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस इसको बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। अब ये सिर्फ उस प्रोडक्ट का नहीं होता है पर से। प्रोडक्ट को बनाने में आपको पता है आपको क्या लगता है? मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, और अदर एक्सपेंस लगते हैं जिनको मैं ओवरहेड्स बोलता हूं सपोज। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इन चीजों को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना होगा, लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगेगा, ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगेगा। वो टोटल हम पूरा बनाएंगे कि भाई आपको कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनाते हैं? इसमें हम लोग क्या देखते हैं? हमारे पास कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है तब भी हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट्स कि चीजों के कितने खर्चे आ जाएंगे, उस हिसाब से हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं। बना दिया हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमने डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि ये इन चीजों की स्टैंडर्ड कॉस्ट है, दिस इज हाउ अवर कॉस्ट इज गोइंग टू बी। और पूरा ब्रेकअप करके बताते हैं लेबर में कितना, मटेरियल में कितना, अदर ओवरहेड्स में सब कुछ कितना होगा। उसके बाद क्या होगा? एक्चुअल वर्क होगा। उस एक्चुअल वर्क के बाद में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंसेस तो नहीं आए। अगर डिफरेंसेस आ गए हैं तो उनको हम बोलते हैं वेरिएंसेस। अगर डिफरेंसेस आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट वाइजा वाई एक्चुअल कॉस्ट में, अगर डिफरेंस आ गया उस डिफरेंस को बोलते हैं हम वेरिएंस। उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। अब ये डिफरेंस क्या हो सकता है? इट मे बी फेवरेबल टू द कंपनी, इट मे बी अनफेवरेबल टू द कंपनी। फेवरेबल मतलब हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 1,000 रुपए का खर्चा होगा और अल्टीमेटली खर्चा 900 हो गया। तो अल्टीमेटली वेरियंस आ गया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट, बट दिस वेरियंस इज फेवरेबल टू द कंपनी। खर्चा कम हो गया। इसके बरक्स हमने बोला 1,000 खर्चा हो गया और खर्चा 1,200 हो गया, देयर इज दिस वेरियंस एंड दिस इज अनफेवरेबल वेरियंस। उसके बाद ये वेरियंस करने के बाद हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि वेरियंस कैसे आया, ये कॉस्ट क्यों बढ़ी, उसका हम एनालिसिस कर लेते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं कि क्यों बढ़ी ये कॉस्ट। तो फिर हम कॉस्ट एलिमेंट वाइज में जाते हैं कि मटेरियल में कितना बढ़ा, लेबर में कितना बढ़ा, अदर एक्सपेंस में कितना बढ़ा। मटेरियल में अगर बढ़ गया प्राइस की वजह से बढ़ा कि क्वांटिटी ज्यादा लगा, उस एक्शन किस पे है?
Suppose before coming to the actual formulas and all those things, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं how it works in the companies. हमने बोला था कि हमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने थे उसके लिए हमारी जो मटेरियल कॉस्ट आएगी वो आनी चाहिए 50,000. दिस वॉज अवर स्टैंडर्ड कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट 50,000 थी, बट जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो आ गई 60,000. तो इधर क्या आया? वेरिएंस आया 10,000 का, और ये 10,000 क्या आ गया? अनफेवरेबल आ गया कि ज्यादा खर्चा हो गया. अब बुलाएंगे मटेरियल्स के मैनेजर्स को कि भाई मटेरियल में 10,000 का खर्चा ज्यादा क्यों हो गया है. तो मटेरियल में आपको पता है 2 डिपार्टमेंट होते हैं. मटेरियल में आपके 2 डिपार्टमेंट होंगे. एक होता है परचेज डिपार्टमेंट और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को खरीदना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है उन मटेरियल से उन मटेरियल से प्रोडक्शन करना. अब जो मटेरियल से प्रोडक्शन कर दी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना दिया, तो अल्टीमेटली पता चला है कि मटेरियल का खर्चा जो है 10,000 ज्यादा लगा है. तो हमने क्या किया? मैनेजमेंट ने मटेरियल डिपार्टमेंट के दोनों मैनेजर्स को बुला दिया. परचेज का जो इंचार्ज होगा उसको भी बुला दिया, प्रोडक्शन का जो इंचार्ज होगा उसको भी बुला दिया, और बोला कि भाई लोगों, मटेरियल का टोटल कॉस्ट 50,000 होना चाहिए, पर जब हम चेक कर रहे हैं 60,000, हमें बताओ ये 10,000 का खर्चा ज्यादा क्यों हो गया. तुम लोग रेस्पॉन्सिबल हो, तुम बताओ कि ज्यादा कॉस्ट क्यों इनकर हो गई. इनको बुला लेते हैं. फिर अब इस डिफरेंस को देखते हैं. जो 10,000 की मटेरियल की कॉस्ट आ गई, तो ये किस वजह से बढ़ गया? मटेरियल का कॉस्ट 2 वजह से बढ़ सकता है. एक एक ये है कि हमने बोला था कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट परचेज प्राइस होगा रॉ मटेरियल का वो होगा 5 रुपया. सब हमने बोला था स्टैंडर्ड रेट जो होगा वो ₹5 था. ₹5 था. और जो क्वांटिटी थी सपोज हमने 10,000 के लिए, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 10,000 केजीज मंगाने थे. हमने बोला था जो स्टैंडर्ड रेट है, या सपोज इसको मैं 15,000 कर लेता हूं. रॉ मटेरियल सपोज 20,000 लगा, 20,000 लगा. तो हमने बोला था कि 20,000 की क्वांटिटी जो है वो 5 रुपए में खरीदेगा. बट जब ये खरीदने गया है, पता चला कि इसने 20,000 की क्वांटिटी जो है 5 रुपए में नहीं खरीदी है, बल्कि 5 रुपया और 20 पैसे में खरीदा है. तो एक्चुअल रेट जो है वो 5 रुपया या 30 पैसा है. ₹5.30 खरीदा है. तो हम बोलेंगे, जहां तक प्राइस की बात है कि परचेज मैनेजर की कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आएगा कितना क्वांटिटी है 20,000 इंटू कितने रेट से खरीदा इसने 5.3, और कितने से खरीदना था 5 से. इसको हमने बोला था योर स्टैंडर्ड रेट इज 5, जो हमने निकाला था कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, ऑन द बेस ऑफ फ्यूचर का एस्केलेशन क्या होगा, सब मद्देनजर रखते हुए बोला था इसको कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी ₹5, बट उसने ₹5.30 में खरीदा है, तो उसने 30 पैसा पर केजी महंगा खरीदा है. तो उसने 6,000 का वेरिएंस इस वजह से. तो पता चल रहा है कि 10,000 का जो वेरिएंस आया उसमें से 6,000 का वेरिएंस जो आ गया वो किन की वजह से आ रहा है? परचेज डिपार्टमेंट की
इनएफिशिएंसी की वजह से आ गया है, उन्होंने महंगा खरीदा है। फिर परचेज मैनेजर को बताएंगे भाई तू बता तेरे को ये 5 रुपए में खरीदना था, तुमने 30 पैसे में क्यों खरीदा, तू अब इसका जस्टिफिकेशन दे दे कि 30 पैसे से तुमने ज्यादा क्यों खरीदा, जबकि हमने बोला था कि इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट सारी कैलकुलेशन करके 5 रुपए आ गई थी। तो तुमने ये 5 रुपया और 30 पैसे पे क्यों खरीदा, उसकी वजह से कंपनी को जो इंपैक्ट आ गया वो 6,000 का है। तो उसका फिर बेसिस में क्या होगा, परचेज मैनेजर अपना जस्टिफिकेशन देगा कि 30 पैसा मैंने महंगा क्यों खरीदा। फिर वो बताएगा कि वो एक्चुअली क्या हुआ, ईरान इसराइल का वार हो गया था, तो उस वक्त सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो गई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, मेरे को जो शिप्स थे बाकी कंपनीज को दूसरे जगहों से लाने पड़े, मैरीन के इंश्योरेंस महंगे हो गए क्योंकि शिप्स को खतरा था कि वॉर है, तो इंश्योरेंस महंगा हो गया। उसकी बेसिस में अल्टीमेटली क्या है, क्रूड प्राइसेस महंगा हो गया, क्रूड प्राइसेस महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस महंगे गया, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट महंगा हो गई, प्रोडक्ट का कॉस्ट महंगा हो गया। तो अल्टीमेटली जो 5 रुपए आपने बोला था उसमें आपने वॉर और ये सब चीजें फैक्टरी नहीं कर दी थी, तो उस वजह से ये 30 पैसा महंगा हो गया। फिर जो मैनेजमेंट होगी वो इवेल्युएट करेगी, भाई यार इसकी बात सही है, हमने तो रशिया यूक्रेन वार ईरान इसराइल वार कंसिडर नहीं कर दी थी, दैट हमने फैक्टरी नहीं किया था स्टैंडर्ड कॉस्ट में, तो इसकी बात तो बिल्कुल सही है। तो हम बोले ठीक है तूने इनएफिशिएंटली काम नहीं किया है, तेरा बोनस हम नहीं रोकेंगे। अगर पता चल रहा है कि नहीं इसकी लापरवाही है, इसने अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और महंगे से चीजें खरीदी है, तो इसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती। तो ये इस तरह से वेरियस है। अब होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला था, प्रोडक्शन को डिपार्टमेंट को बोला था कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg लगते, एक यूनिट बनाने के लिए तुम्हें रॉ मटेरियल जो है 5 kg लगता। ठीक है, कितना लगता, 5 kg। और तुमने कितना लगाया, सपोज तुमने लगाया है 5 की जगह सपोज 6 kg लगाया तुमने, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और तुमने 1 kg ज्यादा लगाया, सपोज 1 kg ज्यादा लगाया तुमने, और इसी तरह से जो टोटल रॉ मटेरियल जो है वो 4,000 सपोज लगा, तो उस हिसाब से फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है जितने भी केजी ज्यादा लगे सपोज इनटू जस्ट स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, जस्ट करके वो सपोज फिर कितना आएगा, तो कितना आएगा कि कितना एक्चुअल क्वांटिटी लगा माइनस कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए इनटू इसका स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए, एक्चुअल रेट नहीं स्टैंडर्ड रेट। बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर को जो एफिशिएंसी इवाल्व करेंगे वो एक्चुअल रेट पे नहीं करेंगे, एक्चुअल रेट तो उसका थोड़ी हेडेक है, उसका काम है बनाना, तुम कितने में खरीदो वो मैटर नहीं, उसको हम क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है भाई, तेरे को 5 kg लगाना था, तूने 6 kg लगाया, तूने 1 kg ज्यादा लगाया, और इनटू जितना क्वांटिटी उसने बनाया उस क्वांटिटी पे हम देखेंगे कितना आएगा, और सपोज वो 4,000 आएगा। फिर उसको बोलेंगे बता भाई तूने 4,000 ज्यादा क्यों लगाया, फिर वो अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन देगा, अगर जस्टिफिकेशन वो ठीक, अगर नहीं तो माना जाएगा इसने इनएफिशिएंट काम किया, और उस हिसाब से उसका अप्रेजल कट जाएगा, उसकी इनएफिशिएंसी मानी जाएगी। दिस इज हाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग helps the management in controlling the cost. Ultimately this standard costing, just like the budgetary control, is nothing but a technique of cost जिससे आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। बजटरी कॉस्टिंग में भी क्या पढ़ा था हमने, आप बजट सेट करते हो। अब बोलोगे सर बजट और स्टैंडर्ड में फर्क क्या है, अगर बजटरी कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें फर्क क्या है, अपेरेंटली सेम ही लगता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट वाइजा वाई बजटेड कॉस्ट, बट देयर इज अ डिफरेंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने बोला कि सपोज 5 रुपया है, बजटेड कॉस्ट 5 नहीं हो सकती, हम बोलते हैं लगेगा 5 रुपया, बट ठीक है तेरे को मार्जिन देते हैं कि 5.5 तक तेरा बजट है, 5.5 तक तू जा सकता है, बट इट डजंट मीन तुझे 5.5 में लाना ही लाना है, ये हम बजट दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 5 रुपया है। दिस इज डिफरेंस में बजटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। दूसरा जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक एलिमेंट का बताते हैं, मटेरियल का इतना है, लेबर का इतना है, वेरिएबल ओवरहेड का इतना है, फिक्स्ड का इतना, ये सब कुछ बताते हैं। बट बजट जो है ना, बजट हम पूरा डिपार्टमेंट वाइज बताते हैं कि सेल्स का इतना बजट है, प्रोडक्शन का इतना बजट है, परचेज का इतना बजट है, वो हम ग्रॉस लेवल पे बताते हैं। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के एलिमेंट वाइज पे होता है कि इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसकी स्टैंडर्ड, तो वो एलिमेंट वाइज होता है। और यहाँ पे जो होता है बजट कॉस्ट पूरे डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना बजट है, परचेज डिपार्टमेंट का इतना, सेल्स डिपार्टमेंट का इतना। दिस इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन और से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाइजा वाइजा बजट कॉस्ट। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज हमने करने हैं,
जो आपके सिलेबस में लिखा था। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर वेरियस कंपनी ऑफ कॉस्ट, आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि भाई मटेरियल का इतना स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड रेट होगा। अब वो कैसे करते हैं, आप देखते हो कि भाई पास्ट में हमारे जो परचेज ऑर्डर्स थे उसमें हमने कितने पे खरीदा है, बल्क में अगर खरीदे को कितना डिस्काउंट मिलेगा, और इन्फ्लेशन क्या होने वाला है कंट्री में, उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हो। उसके बाद फिर वेरियस एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कैसे देखते हैं, जैसे मटेरियल का मैंने दिखा। इसी तरह से लेबर का देखेंगे, आपने जैसे किया था कि भाई लेबर जो है, वो लेबर का कॉस्ट जो आएगा 1 लाख रुपया आएगा। फिर आप देखो यार लेबर की कॉस्ट तो 1,20,000 आया है, ये 20,000 क्यों बढ़ा है, तो उसमें अगेन देखोगे आप क्या बोलोगे, भाई जो हायरिंग मैनेजर होगा उसको बोलेंगे भाई तेरे को लेबर के लिए हमने बोला था कि एक लेबर का खर्चा 10,000 रुपया होना चाहिए, या पर डे खर्चा होना चाहिए लेबर का 800 रुपया, या 500 रुपया होना चाहिए लेबर का। अब तूने कितने में लेबर को हायर कर दिया, पता चला उसने 600 में कर दिया, तो फिर उसको पकड़ेंगे भाई तूने महंगा लेबर क्यों खरीदा है। फिर वो बोलेगा कि यार पता है क्या हुआ था, वार हो गई थी, सब लोग अपने गांव चले गए, यहाँ पे कोई नहीं था, तो फिर जाके क्या हुआ, मुझे जो मजदूर बचे थे उनको महंगा महंगा खरीदना पड़ा, जैसे कोविड के केस में हो गया था। तो इस तरह से वो अपना वेरियंस का जस्टिफिकेशन देगा। दूसरा होगा एफिशिएंसी। ऐसा तो ना था कि हमने बोला था एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 मैन आवर्स लगेंगे, बट तुम लोगों ने इतना इनएफिशिएंसी काम कर दिया है कि भाई 5 की जगह 7-7 घंटे लग गए हैं। तो उसमें भी बोलेंगे लेबर का कॉस्ट में कितना वेरियंस है, प्राइस की वजह से कितना है, एफिशिएंसी की वजह से कितना है। प्राइस की वजह से होगा, जो पेरोल मैने जो हायरिंग मैनेजर होगा उसको डांटेंगे। और अगर एफिशिएंसी का है, तो जो वहां पे सुपरवाइजर है प्रोडक्शन में उसको डांटेंगे, भाई तूने काम क्यों नहीं करा दिया अच्छे से। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सेट करते हैं, उनके टारगेट्स दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किए जाते हैं, फिर उनका इवैल्यूएशन होता है, ठीक या तो ठीक, नहीं तो उस वजह से उनका अप्रेजल और वो सब कुछ कट जाता है। Did you get any idea about the standard costing? Yes or no? अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्ट तो इच्छू मगर जवाब देवन अलग से वांग से मगर जवाब दिए नती क्या गसबुर गजुन सब करित मैं हटिस दोद मगर क्या करो। क्या लिखते हैं कि जो कॉस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होते हैं और दूसरा प्री डिटरमाइंड। हिस्टोरिकल मतलब जो ऑलरेडी हो गए पास्ट में, उनको आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्री डिटरमाइंड होता है जो आपने डिसाइड कर दिया कि भाई इतना कॉस्ट आएगा, उन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन कॉस्ट का स्टैंडर्ड नंबर 1 जो है वो बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट एज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी सर्विस के लिए भी हो सकता है, बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। The standard cost serves as a basis of cost control and is a measure of product efficiency when ultimately posed with an actual cost. जब इसको फिर कंपेयर करते हैं actual cost से, it provides management with a medium by which the effectiveness of the current results is measured and responsibility for the deviation is placed. जो मैंने बोला था कि जब वेरिएंस आएगा, अगर वो अगर फेवरेबल होगा ठीक है, तो आप उनको बोलोगे कि अगर आपने इससे भी कम खर्चा कर दिया तो आपको बोनस ज्यादा मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। बट अगर उल्टा होगा तो हो सकता है आपका बोनस कट जाएगा। Standard costs are used to compare the actual results with the standard cost with a view to determine the variances if any. अगर variance कुछ है, हो सकता है कि variance कुछ नहीं है, and analyze the causes of these variances. Then you analyze the causes. Material में variance है क्यों है, प्राइस की वजह से है कि क्वांटिटी की वजह, यूजेज की वजह से। प्राइस की वजह से है तो परचेज मैनेजर को पकड़ेंगे एंड टेक प्रॉपर मेजर्स टू कंट्रोल देम। फिर परचेज मैनेजर के थोड़ा स्क्रू टाइट करेंगे या प्रोडक्शन मैनेजर करें जहां पे भी डिफरेंस होगा। तो यू कैन say that standard cost is used as a scale of reference. It's not the actual cost. It's just used a benchmark scale कि भाई इसको cost इतना आना चाहिए. It's used at the basis of the cost control. You have to ensure the costs are within this standard cost. It's necessary
it nearly fit in an integrated system of responsibility accounting. Ultimately, when you say the purchase manager that your standard cost is 5 rupees per kg, you are fixing the responsibility of that manager. You need to ensure that your purchase it below 5 only. If you are procuring it for more than 5, then you will be responsible for that deviation. फाइन, तो इस तरह से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ऑटोमेटिकली एक चेक लगा लेता है. बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक that's used to determine the expected cost of producing goods or services. It involves setting predetermined cost for various elements of production, such as the materials, such as the labor and the overheads, based on the historical data, industry benchmarks, or engineering estimates. These predetermined costs, known as standard costs, serve as benchmarks against which the actual costs are compared. Standard cost से फिर आप कंपेयर करोगे actual cost, allowing managers to identify the variances and take corrective actions to control the cost and improve the efficiency. जब आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो, जब पापा सेट करते हैं कि 95 आने चाहिए, फिर जब 94 आते हैं 93 रहते तो क्लास लगाते हैं. जब स्टैंडर्ड सेट नहीं किया तो फिर 33-35 पे भी बंदा खुश होता है. एंड देन यू एनालाइज, ओके यहाँ पे मेरा ये वीकनेस हो गया. यू मॉक टेस्ट ना, तो यू सेट स्टैंडर्ड कि मेरे को इतना आना चाहिए. फिर लगता है यार इतना नहीं आया, इतना आ गया, इतना क्यों कटा मेरा, तो फिर उसका क्या करते हो, एनालिसिस कर लेते हो. सिमिलरली यहाँ पे हम कॉस्टिंग के हिसाब से कर लेते हैं चीजों को. अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग में मैंने आपको थोड़ा बता दिया था, ठीक है ना. बजटरी एक ब्रॉड लेवल का होता है, स्टैंडर्ड माइन्यूट लेवल पे चीजों को देखता है. वेरिएंस एनालिसिस हम सबका करते हैं. जैसे आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वेरिएंस. अगर आप ओवरऑल देखोगे कि आपने सेट किया था योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 1 लाख, बट अल्टीमेटली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ओनली 70,000. ओ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30,000. देन यू सी कि भाई ये कहां पे फर्क आया. कॉस्ट में फर्क आया कि सेल्स में फर्क आ गया. दो चीजों में हो सकता है ना. या तो आपकी सेल्स ही कम होगी, आपने सेल्स का भी सेट किया होगा कि भाई सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए, इतना इतना क्वांटिटी बेचेंगे, इतना प्राइस में बेचेंगे. तो वेरिएंस सेल्स का भी हो सकता है, कॉस्ट का भी हो सकता है. तो सेल्स में क्या होगा कि भाई मार्जिन का वेरिएंस, आपने सोचा था कि भाई इतना मार्जिन आएगा, आपने सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड इतना किया था बट एक्चुअल उससे कम है, तो उसकी वजह से फर्क है. या क्वांटिटी का फर्क है, आपने सोचा था इतने बेचेंगे, आप बेच इतने ही पाए. वो होता है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा आप देखो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो यार कंपेयरिंग देम ना, तो सेल्स के हिसाब से भी तो देखोगे ना भाई, वहां तो गलती तो नहीं हुए. और इसी तरह प्रोडक्शन में जब देखोगे कॉस्ट का कितना वेरियंस आया, तो उसमें क्या देखो, लेबर का वेरियंस हो सकता है, मटेरियल का वेरियंस हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड का वेरियंस हो सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड का हो सकता है. लेबर में क्या हो सकता है, रेट का वेरियंस हो सकता है. रेट बोले तो कि सर 500 रखा था उसके लिए टारगेट कि भाई लेबर की कॉस्ट तो होनी चाहिए 500 पर डे, और तूने को 600 का लगा लिया, तो 100 का तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया इनटू द एक्चुअल मैन आवर्स. तो ये तो तुम्हारा प्राइस का गलती है. उसके बाद एफिशिएंसी का, अरे यार चीज को बनाने में 5 घंटे लगते, तुमने तो 7-7 घंटे लगवा लिए ना, तुमने एफिशिएंटली काम नहीं किया है. ये दोनों का मिलाकर लेबर का कॉस्ट का वेरियंस आएगा. सिमिलरली मटेरियल का कॉस्ट का वेरियंस क्या आएगा, मटेरियल का प्राइस का फर्क हो सकता है या यूजेज का हो सकता है. यूजेज में भी क्या हो सकता है, मिक्स ज्यादा लगा लिया, डिफरेंस लगाया, या यील्ड कम निकला. आपने बिस्किट बनाने थे, उसमें एक तरह का आटा इतना लगाना था, शुगर इतना लगा था, चीनी इतना, बाकी चीजें इतना लगाना था, तो मिक्स ये लगाना था, आपने एक्चुअल में कितना लगाया, इतना मिक्स लगते ये यील्ड निकलता, तुम्हारा यील्ड कितना निकला, तो उस वजह से डिफरेंस आ सकता है. ठीक है. इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वेरियंस कितना है, एफिशिएंसी वेरियंस कितना है. फिक्स्ड में भी एक्सपेंडिचर का वेरियंस कितना है और एफिशिएंसी का वेरियंस कितना है. ठीक है. फेवरेबल और एडवर्स मैंने बोला है. एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, जहां पे नेगेटिव फिगर्स आपके आएंगे. आपको ज्यादा आई डोंट थिंक कि बाकी वेरिएंस से ज्यादा आएंगे, बट दो वेरिएंस हम जरूर करेंगे. एक इज मटेरियल, दूसरा लेबर, वो थोड़ा देखेंगे. ठीक है. अब देखो मटेरियल में मैं आपको बताया कि मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस क्या निकलेगा. सिंपली है कि भाई स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना था और एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, कि जो मटेरियल आपने लगा दिया
उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था, वैसे वे आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा। आई विल जस्ट कम टू योर क्वेश्चन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, दिख रहा है ये क्वेश्चन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रोडक्ट पी इज 5 kg। इसको अगर मैं यहां पे लिखूंगा, पी के एक यूनिट को बनाने में आपके स्टैंडर्ड जो है 5 kg लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए? 5 kg। द स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹6 पर kg। और आपका जो स्टैंडर्ड प्राइस है दैट इज ₹6 पर kg। उसके बाद क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड 500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए? 500 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर दिए। एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 2700 kg। एक्चुअल क्वांटिटी कितना कंज्यूम हुआ है? 2700 kgs। और कॉस्ट कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ? 16,200। अब आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर क्या है? DMCV इज इक्वल एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। आ रही हूँ, मैं एक्चुअल तेरे को बताती हूँ। क्यों मगर कूद वो रहा है? तेरी आवाज। हो गया सबका बंद। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी आपकी? 16,200। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके बराबर? कोई बोल सकता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने कितने यूनिट्स बनाए? 500। जवाब दो। 500 यूनिट्स आपने बनाए। 500 यूनिट्स बनाने के लिए एक यूनिट के लिए कितना खर्चा लगता? कितना केजी लगता? 5 kg लगता। तो 500 के लिए कितना लगता? 2500 लगता। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? स्टैंडर्ड रेट था 6। तो आपके इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था? कितना क्वांटिटी? 5 पर kg। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? 6। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 16,200 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट 500 इंटू 5 2500, 2500 इंटू 6 कितना होता है? 15,000। तो आपका जो कॉस्ट वेरियंस आया दैट आया 1200। और क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कर दिया तो ये आपका आ गया अनफेवरेबल। क्या आ गया? अनफेवरेबल। आपको ज्यादा लगा ना, ज्यादा कॉस्ट लगी ना, तो ये आपका एडवर्स आ गया। तो वेरियंस आपका आ गया 1200। जहां 15,000 लगना चाहिए था वहां आपने 12,000 लगा दिया। 16,200 लगाया। कितना ज्यादा लगा? कितना ज्यादा लगा? जवाब दो। कितना ज्यादा खर्चा हुआ मटेरियल में? 1200। 1200। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि भाई ये जो 1200 का जो कॉस्ट है ये क्यों ज्यादा लगा? महंगा खरीदा या महंगा खरीदा कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी की वजह से, यूजेज की वजह से हो गया? तो आप क्या करोगे? अब इसका ब्रेकअप होगा। ये जो 1200 है इसमें प्राइस का क्या इंपैक्ट है? तो आप क्या निकालोगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
उसमें आप क्या बोलोगे? मटेरियल वाइज बस क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप जब यहां पे देखोगे, आपको पता है स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? 6। क्वेश्चन में लिखा था ना कि स्टैंडर्ड प्राइस आपका 6 था। 6 अब ये देखना है कि एक्चुअल प्राइस कितना है, आपने कितने में खरीदा है। आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपने 16,200 का खरीदा और टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी? 2700। तो आपका प्राइस क्या निकला? 16,200 डिवाइड बाई 2700 कितना आया? आई गेस ₹6 ही आया पर केजी। 0 कैंसिल, 27 वन सा 57 आवरण करू शेषाराने साहब, सिंपल सी बात है, अखत दुहट है ना, उनसा आवरण के डोडा बेगेस 12 57 आवरण अखत दुहट, तो ₹6 पर केजी। तो जहां तक प्राइस की बात है मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, बिकॉज स्टैंडर्ड प्राइस 6 था और इसने ₹6 में ही खरीदा, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितने में, कितनी क्वांटिटीज थी? 2700। 2700 इंटू 0 इट मीन जहां तक परचेज मैनेजर की बात है, उसने जितना भी खरीदा स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से खरीदा, उसकी कोई लापरवाही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब अपेरेंटली तो आपको सीधे दिख रहा है भाई, कॉस्ट में अगर प्राइस का कुछ वेरिएंस है नहीं तो सारा किसका है? सारा किसका है? यूजेज का है। अब यूजेज में कैसे देखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां पे हम स्टैंडर्ड रेट लगाते हैं, नॉट एक्चुअल रेट, बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी देखने के लिए हम नहीं बोलेंगे कि अगर उसको महंगा पड़ा तो उसका फॉल्ट है, नहीं, उसको हम स्टैंडर्ड रेट से ही चेक करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी था कि भाई तेरे को अगर 500 यूनिट बनाना है ना, एक यूनिट के लिए तेरे को 500 5 केजी लगाना पड़ेगा। तो 500 के लिए तेरे को कितना क्वांटिटी यूज करना था? 500 इंटू 5 कितना हुआ? 2500। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर केजी इंटू द यूनिट प्रोड्यूस। आपने 500 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, एक यूनिट के लिए आपको 5 का क्वांटिटी था, 500 के लिए 2500 हो गया, माइनस आपने कितना यूज किया? आपने 2700 यूज किया, आपने महंगा यूज किया, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 6। तो -200 इंटू 6 इक्वल टू -1200, दैट इज अनफेवरेबल। महंगा आपने यूज किया, आपको 2500 यूज करना था, आपने 2700, तो 200 आपने एक्स्ट्रा यूज कर दिया, दैट इज अनफेवरेबल। तो आपको दिखा, अगर मैं इसको समराइज करूंगा, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 1200 का डिफरेंस आया था, जिसमें प्राइस की जहां तक बात थी दैट वाज 0, और यूजेज की बात जो थी दैट वाज 1200। तो अब आपको पता चला कि 1200 जो हमें महंगा पड़ा, इसमें सब की सब गलती प्रोडक्शन मैनेजर की है। तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ोगे, परचेज मैनेजर बच जाएगा। क्या आपको इस तरीके से समझ आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं लॉजिकली? मनीष सर बताओ। यस सर। कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? बिलीव मी, इससे और सिंपल हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो सकता है, मैंने आपको बहुत सिंपली समझा दिया कि भाई जो मटेरियल कॉस्ट इसकी थी दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 500 इंटू 5 इंटू 6, 500 यूनिट थे, 5 केजी लगता है एक यूनिट के लिए, तो 500 इंटू 5 2500, 2500 आपने 6 रुपए के हिसाब से लगना चाहिए था, तो दैट इज 15,000, बट आपके लगे 16,200। तो आपको 12,000 का जब नेगेटिव फिगर आया 1200 मीन एडवर्स रिपोर्ट आया, एडवर्स आ गया, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। अब मैं बोलोगे प्राइस की वजह से कितना था, तो प्राइस की वजह से एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस था 6 माइनस एक्चुअल प्राइस था 6, दैट इज 0 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 2700, तो इसका आया निल।
और मटेरियल यूजेज में क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस 6 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2500 लगनी चाहिए थी, बट आपकी नालायकी की वजह से 2700 लगे, तो 1200 का ज्यादा खर्चा आपकी वजह से हो गया। तो आप बोल सकते हो 500 यूनिट जो है उनकी कॉस्ट 15,000 होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली में उनका कॉस्ट जो 16,200 आया, तो अल्टीमेटली आपका डिफरेंस जो है 1200 है। और उसमें जो देखा, प्राइस की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आया, प्राइस 6 रुपया था, 6 रुपए के 6 रुपए पे पड़ गया, बट यूजेज की जहां तक बात है, वहां यूजेज की वजह से डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर प्राइस की बात देखें, ठीक है, अब परचेज मैनेजर को तो 2700 खरीदना है, बिकॉज प्रोडक्शन 2700 कंज्यूम कर रहा है, तो उसको 2700 खरीदना है। वो बोलेगा 2700 खरीदना था, आपने बोला था 6 रुपए पे, मैंने 6 रुपए पे खरीदा, तो मैंने महंगा थोड़ी खरीदा कुछ, तो मेरी वजह से नील वेरिएंस है। उसको बोला था भाई तेरे को 2500 लगाना था, तूने 2700 लगाया, 200 तूने ज्यादा लगाया, स्टैंडर्ड रेट उसका 6 था। व्हाट इफ एक्चुअल रेट 10 होता, तो उसको हम 6 से ही पेनलाइज कर दे, बिकॉज उसका उसका नुकसान क्या था, जो उसने एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगाया। एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर महंगा खरीदा है, वो परचेज मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोडक्शन मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर को इतना ही बोलेंगे तेरे को कितना लगाना था, तूने कितना लगाया, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस विल बी स्टैंडर्ड प्राइस ओनली। बट अगर सपोज एक्चुअल प्राइस भी ज्यादा होता, तब भी हम प्रोडक्शन मैनेजर को एक्सेस क्वांटिटी के लिए ब्लेम नहीं करते, बिकॉज खरीदना तो परचेज मैनेजर का काम है ना, इसका लगाना है। लगाने में बोलेगा देखो क्वांटिटी मैंने ज्यादा लगाया, अभी ईंटें महंगी खरीदी है, वो तो परचेज मैनेजर को पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। हाँ मैं मानता हूं मैंने ईंटें ज्यादा लगाई, बट वो मेरा गलती नहीं है। फिर वो उसमें और ड्रिल डाउन भी होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई ये जो बंदा है इसी का गलती निकलेगा। फिर वो बोलेगा भाई जो रॉ मटेरियल दिया था ना, ये अच्छा था ही नहीं। परचेज मैनेजर तो क्या किया, स्टैंडर्ड में आने आने के चक्कर में उसने जो है बी ग्रेड मटेरियल खरीदा। अब उसने जो ईंटें लाई वो बी ग्रेड की थी, लाई उतने उतने ही कॉस्ट में, क्योंकि आपने उसको स्टैंडर्ड का नहीं बोली, उसने ईंटें उतनी में खरीदी। अब मैं ला रहा हूं, मैं लगाने जा रहा हूं, वो टूट रही है, वो टूट रही है, वो रॉ मटेरियल ही सस्ता खरीदा था, मतलब इन द सेंस डुप्लीकेट रॉ मटेरियल लगाया था, मेरी गलती नहीं है। ये तो शुक्र करो कि 200 का ही ज्यादा नुकसान हो, 200 का ही एक्स्ट्रा लगा, नहीं तो जिस तरह से इसने काम कराया था ना, इसने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था फालतू का था, तो वो फिर पूरा उसमें चलता है। मतलब आइडिया बिहाइंड इज, आप ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे, आपको एक्चुअल कहानी कहां पता चलेगा कि भाई क्या गेम हो रही है पीछे कंपनी में। तो दिस इज हाउ दे हेल्प यू इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिक्स का आपको करने की जरूरत नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। अगर आपको करना भी है मिक्स का, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लेक्चर्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फाइनेंस में, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, बाद में नहीं बताना नहीं कहा, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप लगता है जरूरत है, क्योंकि यूजेज की जहां तक बात है, प्राइस का वही है। यूजेज में दो तरह के हो सकता है मटेरियल मिक्स में, कि वेरिएंस हो सकता है यील्ड में या मिक्स में। कभी कभी ऐसे में भी प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, गोली मारता है, इन द सेंस के चापलूसी करता है। आपने उसे बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, मिक्स में लगाते हो। आपको बोला था कि भाई क्या करना है, सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपने उसको बोला था कि भाई जो रेत है वो 5 वो टब लगने चाहिए, और एक टब आपने वो लगाना था, सीमेंट लगाना था। तो उसने क्या किया, कॉस्ट बचाने के लिए 7 टब लगा दिए, किसके, सैंड के, और एक टब लगा दिया सीमेंट के। तो उसमें आप मिक्स का भी फिर देखते हो, प्रोडक्शन तो ठीक है बराबर है, अंदर मिक्स में तो नहीं किया उल्टा पुल्टा, ये स्टैंडर्ड इतना लगाना था, तो उसने क्या किया, सस्ता वाला ज्यादा लगाया, महंगा वाला कम लगाया। अब उसने तो अपना प्रोडक्शन में बचा दिया, बट आपको बाद में दिक्कत आएगी ना, क्योंकि क्वालिटी में क्या होगा, फिर आपका कस्टमर के साथ कंप्रोमाइज करते हो, आपको एक खाने किया, जो मिक्स में क्या लगाना था, 3-4 आइटम लगानी थी, जो महंगी वाली थी उसने वो कम लगा ली। तो मिक्स में अगर वो खेलेगा तो उसका वैसे निकलेगा। और दूसरा होता है यील्ड में, कि इतना बना के इतना निकलना चाहिए, यील्ड में उसका कम हो गया, उसकी वजह से उसका डिफरेंस आएगा। वो सब आएगा कि स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। इतना, बट मुझे नहीं लगता आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। बट यस, मटेरियल कॉस्ट का अपेरेंटली इज प्राइस एंड यूजेज, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम लेबर वेरिएंसेस देखेंगे। डायरेक्ट लेबर जो है,
अब लेबर के लिए आपने सेट किया था कि भाई लेबर का प्राइस इतना लगना चाहिए, जब आप बाद में देख रहे हो कि लेबर का प्राइस तो ज्यादा लग, तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले लेबर का प्राइस वेरिएंस, वो किसके बराबर निकलेगा कि कितने स्टैंडर्ड आवर्स थे, उसका डायरेक्ट रेट क्या था, स्टैंडर्ड रेट क्या था, और एक्चुअल आवर्स कितने थे, और एक्चुअल आवर रेट कितना था। उसके बाद क्या देखोगे आप? ठीक है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी लेबर की और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, फिर उसको कंपेयर करोगे। भाई इसमें आप देखोगे रेट की वजह से कितना इंपैक्ट है और एफिशिएंसी की वजह से कितना इंपैक्ट है। रेट की वजह से कितना है, रेट की वजह से कितना आएगा कि एक्चुअल आवर्स आपने कितने पे कर दिए और उसका स्टैंडर्ड रेट कितना था, माइनस एक्चुअल आवर जो पे कर दिए और उसका एक्चुअल रेट कितना था। तो बेसिकली रेट का फॉर्मूला क्या निकलेगा अगर मैं यहां पे करूंगा, रेट का क्या देखोगे आप? सिंपली एक्चुअल आवर्स पेड इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, सपोज आपने अल्टीमेटली 10,000 आवर्स के लिए पे कर दिया, रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था 50 रुपया और आपने 60 रुपये में पे कर दिया, तो 10 इंटू 10,000, तो 1 लाख आपका नेगेटिव बैलेंस निकला, तो ये आपका अनफेवरेबल बैलेंस है। तो रेट की वजह से आपने कितना ज्यादा दिया सर, आपका 50 रुपये था रेट, आपने 60 रुपये दे दिया पर आवर का रेट ज्यादा, तो 10 रुपये आपने ज्यादा दे दिया। तो रेट का कितना है, एक्चुअल आवर्स इंटू जो आपने स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये रेट की वजह से डिफरेंस है। तो ये इन्होंने ऐसे फॉर्मूला लिखा है, इन्होंने ऐसे फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा जो इन्होंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल रेट। बट आपको पता है जब ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी होता है, तो इसको हम कर लेते हैं ए बी माइनस सी, ये आपको पता है मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी इक्वल टू ए, ब्रैकेट में कॉमन निकलेगा बाहर बी माइनस सी, मतलब एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स दोनों में कॉमन, एक्चुअल आवर्स बाहर आएगा, बी माइनस सी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। भाई एक्चुअल आवर्स कितने थे, 10,000, इतने तो आपने पे कर दिए। अब डिफरेंस क्या आएगा, भाई 50 में पे करना था, आपने 60 में पे कर दिया, आपने 10 रुपये ज्यादा पे कर दिया, ये 10,000 पे 10 होगा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया जो है वो आपने रेट की वजह से ज्यादा दे दी, 1 लाख रुपया आपने रेट की वजह से ज्यादा दे दी। फिर आप ऊपर क्या देखोगे, ये तो रेट आया ना, तो लेबर का प्राइस क्या निकला, लेबर का जो टोटल प्राइस आया, रेट की वजह से कितना आया और एफिशिएंसी की वजह से कितना आया। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितना निकला आपका कि स्टैंडर्ड इसके कितने आवर्स लगने चाहिए थे और स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड आवर कितने लगने चाहिए इस काम के लिए और उसके लिए स्टैंडर्ड रेट कितना होना चाहिए, माइनस एक्चुअल आवर कितने लगे और एक्चुअल रेट कितना लगा, ये आपको डिफरेंस निकलेगा। फिर इस सब में आप देखोगे रेट की वजह से कितना है और एफिशिएंसी की वजह से, रेट वाला यहां से पता चलेगा कि एक्चुअल आवर इनटू जो रेट का डिफरेंस था, और एफिशिएंसी का क्या बोलेगा, भाई स्टैंडर्ड आवर्स इतने लगने चाहिए थे और आपने एक्चुअल आवर्स कितने लगा लिए, स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए 50,000 या स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए 8,000, आपने 10,000 लगाए, तो 2,000 क्या है, 2,000 जो आपने एक्स्ट्रा लगाए इंटू उसका स्टैंडर्ड रेट क्या था, उसका स्टैंडर्ड रेट सपोज 6 रुपया था या 50 रुपया था, तो 1 लाख रुपया आपका यहां की वजह से, या 10,000 आपका, 1 लाख रुपया आपका यहां से लगा। तो आपका अगर ऊपर में कॉस्ट में 2,लाख का वेरियंस आया, फिर आप देखोगे रेट की वजह से कितना वेरियंस आया और आप देखोगे एफिशिएंसी की वजह से कितना वेरियंस आया। समझ आई बात? एक क्वेश्चन करें इस पे जिस तरह से मटेरियल में किया था। चलो ये देखो, मिस्टर लक्ष्मण राव, द ओनर ऑफ गाइडर लिमिटेड, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए पर्टिकुलर फाउंटेन पेन कॉल्ड द जिम्बो।
द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर्स ऑफ द जिम्बो इज एज फॉलोज। क्या बोल रहा है? 2 hours ऑफ ग्रेड जेड लेबर एट ₹5 पर। तो एक जिम्बो पेन बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगते, तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया? स्टैंडर्ड आवर कितने थे? 2। और स्टैंडर्ड रेट क्या था? ₹5 पर आवर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022, 1000 यूनिट्स ऑफ जिम्बो वर पेड। आपने जिम्बो के कितने यूनिट्स बना दिए? 1000 यूनिट्स बना दिए। एंड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ग्रेड जेड लेबर वर 8900। तो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आई? 8900। और नंबर ऑफ आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने थे? 2300। क्या आप मुझे एक्चुअल रेट कितना आया? एक्चुअल रेट कितना है? 8900 डिवाइड बाई 2300 कितना आया? बताओ कितना है रेट? 3.86. Approximately 4. हाँ, 3.86. 3.86। ये है ना 8900 डिवाइड बाई 3.86 ना? जी सर। जी। ठीक है। अब देखो, Mr. Lakshman asks his friend Mr. Shiva, who is a cost accountant, to calculate from him the labor variances, if any, and also state in whether they are favorable or adverse impact। तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब, अगर आपने 1000 यूनिट्स बनाए, तो 1000 यूनिट्स के लिए आपको कितने घंटे लगते? स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगते? 1000 × 2, 2000 लगने चाहिए था ना दोस्त। स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे आपके? भाई आपने 1000 यूनिट बना दिए, स्टैंडर्ड आवर्स थे आपके 2 घंटे लगते, तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 2000। और रेट क्या था? 5। 2000. 2000 इंटू 5 कितना होता है? 10,000। तो आपके जो 10,000. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट थी वो थी 10,000, और आपकी एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है? 8900। मतलब इन यूनिट्स को बनाने के लिए आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया था उसके हिसाब से आपका खर्चा होना चाहिए था 10,000, बट एक्चुअल में आपका जो खर्चा है वो सिर्फ 8900 है। इसने दिया है आपने 1000 यूनिट बनाए, और आपकी अल्टीमेट खर्चा जो है लेबर पे वो 89 हुआ। तो मुझे बताओ क्या फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सर फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? द आंसर इज फेवरेबल। सर क्यों? दस Favorable. 10,000 था, 10,000 था, यस सर बट अल्टीमेटली 1100 कम आपका जो कॉस्ट आया वो 8900 आया। तो मैंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, दैट वाज 2000 इंटू 5 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 8900। तो आपको 1100 का फेवरेबल आ गया। तो लेबर कॉस्ट में तो फेवरेबल आ गया। अब क्या देखोगे? रेट का वेरिएंस कितना है, रेट के हिसाब से देखोगे, और क्या बोलते हैं यूजेज के हिसाब से। अब जहां तक रेट की बात है, रेट आपने बोला था कि भाई ₹5 लगना चाहिए, अल्टीमेटली कितना लगा? 3.86। रेट कितना था? 86. रेट कितना होना चाहिए था? 5. 5 होना चाहिए। बट कितना लगा? 3.86। 3.86। या आप बोलते कि देखो भाई, अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेट की जहां तक बात है, आपने कितना लगना चाहिए था? 5 इंटू, इसके लिए कितने कितने यूनिट्स बनाए आपने?
एक्चुअल में कितने घंटे लगे? 2300 2300 लगे ना। एक्चुअल एक्चुअल आवर्स कितने थे? 23. 5 रुपया था, और एक्चुअल आवर कितने थे? 2300। तो 2300 का इतना लगना चाहिए था, 2300. 11500। रेट की जहां तक बात करते तो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितना रेट लगना चाहिए? 2300 घंटे आपने काम किया, मैंने बताया था स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस एक्चुअल लेबर रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो सीधे कि भाई 2300 घंटे आपने काम किया, 5 रुपए के हिसाब से प्राइस था, 1100 500 होना चाहिए, बट आपने अल्टीमेटली कितने में करा है? 8900 में। तो जहां तक मैनेजर की बात है, उसने 2600 में फायदा करा लिया। जहां तक रेट की बात है, रेट में आपको 2600 का फायदा हुआ। ठीक है, समझ आई बात? क्योंकि रेट आप एक्चुअल में देखोगे ना कि कितने घंटे काम करा है, 2300 घंटे काम करा है। 2300 में आप देखोगे हर में कितना बचा आपको? 5 माइनस 3.86, 5 माइनस 3.86 वो 2300 इंटू 1.14, जो आपका 2600 आया। तो रेट में आपको 2600 का फेवरेबल आया। अब दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? लेबर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी थी जहां तक बात है, एफिशिएंसी में आपको, अगर आप 1000 यूनिट बना रहे थे तो 2000 घंटे लगने चाहिए। कितने घंटे लगने चाहिए थे? 2000। बट आपने कितने 2000. लगाए? 2300। इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या था? स्टैंडर्ड रेट 5 था। तो 5,000. 22,000 माइनस 2300 कितना हुआ? 300 इंटू 5। 300. तो ये 1500 का नेगेटिव आया, 1500 का नेगेटिव आया, दैट इज अनफेवरेबल। मतलब जहां तक एफिशिएंसी की बात है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, बट बचे कहां पे आप? बचे आप प्राइस पे। समझ आई बात? जी. लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कॉस्ट में आपको 1100 का फायदा हुआ ओवरऑल लेबर में, बट जब आपने इसमें ड्रिल डाउन कर दिया, रेट में आपको 2600 का फायदा हुआ है, मगर एफिशिएंसी में आपको 1500 का नुकसान हुआ है। एफिशिएंटली काम नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? जो वर्क सुपरवाइजर है उसको बुलाओगे, उसको बोलोगे भाई तूने अच्छे से काम नहीं कराया। बट जिसका ये जिम्मेदारी था कि लेबर को हायर करना, उसको हम शाबाशी देंगे कि तूने अच्छे में करी था। ठीक है, बट कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जब इस सुपरवाइजर को बोला गया कि भाई तू कितना निकम्मा है, देख उसने बचाया था 2600, तूने उसमें से भी 1500 का घाटा करा लिया। तो वो बोलता है अरे वो जो पेरोल का मैनेजर है, हायरिंग मैनेजर है, वो एकदम गधा है। वो क्या किया? कॉस्ट बचाने के लिए सस्ती लेबर खरीदा। जो नशेड़ी थे वो इधर सोए पड़े थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। अगर ये डंके लाता है, लेबर लाता है, तो वो काम अच्छे से करते हैं, बट इसने क्या किया? सस्ते सस्ते के चक्कर में इसने सस्ती लेबर लाई, और वो यहाँ पे नशा करके पड़े थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। मेरी गलती नहीं है, आप शुक्र करो कि मैंने फिर भी प्रोडक्टिविटी इंश्योर करा। ये मेरे पास सीसीटीवी की फुटेज पड़ी है, ये उनका अटेंडेंस रजिस्टर पड़ा है। कोई एक दिन छुट्टी होता था, कोई इधर होता था, कोई आके लंच करने जाता था, आधे घंटे का लंच होता था, 2-2 घंटे बाद वापस आता था। मेरी गलती नहीं है, इसने ही अच्छे एम्प्लॉयज मुझे नहीं दिए। तो वो फिर बाद की ड्रिल डाउन होती है, बट अभी हम जस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई किसकी वजह से क्या हो गया। समझ आई बात? अच्छा, इसमें फिर एफिशिएंसी में भी ना, जैसे मटेरियल मैंने यूजेज में दिखाया था, मटेरियल यूजेज में भी फिर दो तरह के हो सकते हैं। मिक्स में खेल हो सकता है, यील्ड में खेल हो सकता है। सिमिलरली लेबर में भी हो सकता है, रेट का तो अलग बात है। एफिशिएंसी में हो सकता है कि भाई लेबर आइडल बैठी थी, एफिशिएंट काम नहीं निकला है, 2000 घंटे में होना चाहिए था काम, 2300 घंटे में काम हो गया। पता चला कि भाई एक वक्त ऐसा था कि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था। प्रोडक्शन मैनेजर जो वहां पे सुपरवाइजर था, जो लेबर को सुपरवाइजर था, वो बोलता मैं क्या काम करता, यहाँ पे रॉ मटेरियल ही नहीं था। फिर परचेज मैनेजर को पकड़ेंगे, भाई रॉ मटेरियल नहीं था तो मैं किससे काम करा था, इनको तो पैसे देने थे मुझे। तो फिर उसमें भी देखते हैं आइडल की वजह से कितना है और बाकी एफिशिएंसी की वजह से। आइडल में तो उसको थोड़ी कोस देंगे, वो बोलेगा सर आपने लेबर बोला रखने के लिए, लेबर तो थी इधर, बट रॉ मटेरियल ही नहीं था, फैक्ट्री में शटडाउन हो गया था, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया था, मैं कहां से काम करा था। तो उसमें फिर फर्दर आता है आइडल की वजह से कितना है और बाकी का कितना। ठीक है ठीक है, आइडल में तू रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें तो रेस्पॉन्सिबल है ना, इसमें दे दे हिसाब। तो दिस इज हाउ वी डू दिस एनालिसिस। ठीक है तो इसमें बहुत कुछ होता है, बट
इफ आई कैन मतलब विजुअलाइज, तो 10+2 कॉमर्स लेक्चरर में आगे ये सब तो कहीं रिक्वायर्ड नहीं है पर से। हाँ, मुझे नहीं पता है, शायद ऐसा भी होता है कि लेक्चरर फिर जाके, लेक्चरर क्या कॉलेजेस में जाते हैं कि वो हायर सेकेंडरीज में रहते हैं? एनी आइडिया? सर हाई सेकेंडरी में ही रहते हैं। तो उनका कभी मतलब मतलब कॉलेज वॉलेज पर से नहीं जाना होता उनका। तो अगर वो बात है, तो मुझे नहीं लगता है हायर सेकेंडरी लेवल में इससे ज्यादा और डेप्थ में जाने की जरूरत है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगता है कि मतलब 10+2 के हिसाब से नहीं है, जो कि बहुत डिटेल में, बट दिस इज हाउ दे ड्राफ्ट द सिलेबस एंड ऑल दोज थिंग्स। उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारा काम पढ़ना है। बट अगर मैं बोलूंगा कि एक बैलेंस लेके चलना है कि अल्टीमेटली पेपर आपका 120 मार्क्स है, कितने का होगा उसमें से फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही देखो कितना डेप्थ में आपको पूछा है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिर मटेरियल के भी अंदर सब मतलब मैं जाऊंगा नीचे, लेबर के भी अंदर ड्रिल डाउन जाऊंगा, वो मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। मोटा मोटी मैंने आपको 6 वेरिएंसेस पढ़ा दिए, मटेरियल और लेबर के। मटेरियल का ओवरऑल वेरिएंस, लेबर का ओवरऑल वेरिएंस, फिर अंदर में मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस, मटेरियल में यूजेज का वेरिएंस, लेबर में रेट का वेरिएंस, लेबर में एफिशिएंसी का वेरिएंस। इसके अंदर भी फिर ड्रिल डाउन होता है, बट वो मुझे लगता है आपके लेवल के लिए, एग्जाम के लेवल, नॉट ऑप के लेवल के लिए, एग्जाम के लेवल के लिए बहुत ज्यादा होगा। आपका लेवल का तो आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा पढ़े हो, बी कॉम एम कॉम सब कुछ किया है, तो आई एम नॉट ए ग्रेजुएट। तो दिस इज वायर वी विल स्टॉप, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो, जैसे आइडल टाइम वाला तो मैंने आपको बता ही दिया क्या कहानी है कि आइडल टाइम की वजह से इशू तो नहीं है, क्योंकि आइडल टाइम में आप क्या उसको बेचारे को डांटोगे, वो उसका कोई गलती ही नहीं है, आपने रॉ मटेरियल नहीं दिया था जिस पे ये लेबर काम करती, तो उसमें उसका गलती नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक जो हमने पढ़ना था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल हमने ऑलरेडी कर दिया। किसी ने ये बुक मांगी थी, बट मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि बहुत डेप्थ में आप पता नहीं क्या पढ़ोगे फिर। मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था, डिस्पोजन ऑफ वेरिएंसेस में कुछ नहीं है, बस वही भाई उन मैनेजर्स को बुला लेते, उनकी क्लास लेते, उनको जस्टिफिकेशन मांग लेते, एंड ताकि फिर फ्यूचर, फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि यार जैसे वही बात थी प्राइस मैनेजर की, उसने बोला कि वार हो गया तो मैं क्या करता, फिर हम नेक्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड जो है इसके बेसिस पे ठीक कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें इतना ही पढ़ना था। तो कल से होपफुली आपका हो सकता है टेक्स्ट की क्लासेस हो, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने क्लासेस भी मैं रखूं, टाइमिंग को ऊपर नीचे हम देख लेंगे कैसे करेंगे टेक्स्ट की फैकल्टी और मैं। ये आपको चलेगा, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन और क्लास चलेगी। उसके बाद हमारी क्लोजिंग स्टार्ट इनफैक्ट आज से होगी, बट स्टिल मैं थोड़ा मैनेज किया, आज लेट आया ऑफिस से घर, बट मैंने सोचा क्लास ले लूंगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 1-2 वीक्स हम बिल्कुल भी क्लास नहीं लें, बिकॉज हमारी क्लोजिंग इतनी, लेट मी स्टॉप द शेयरिंग फर्स्ट।